हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट की लगातार स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कम से कम समय में जो आपकी 90 प्लस की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, उसमें फिर से कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। थोड़े क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन ये कई बार या इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मेट हैं उसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इन सभी टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। सुबह हमने आपको संस्कृत के एकदम सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस दिए थे। लगातार ऐसी ही क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपी टेट, सुपर टेट दोनों की एकदम सिलेक्टेड तैयारी आपको हमारे चैनल सफलता मंत्र पर देखने को मिलेगी। और भी क्वेश्चंस, पुरानी क्लासेस, सब कुछ लगातार आपके लिए ला रहे हैं। अंतिम समय में एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इन चीजों को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है। जेल किस भाषा का शब्द है? आपको पता होगा जेल जो है किस भाषा का शब्द है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक विदेशज भाषा का शब्द है, यानी कि विदेशी भाषा के रूप में हम जानते हैं। और अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं तो आपको पता होगा जेल जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। JAIL, जेल आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जो दो शब्द हम जोड़ते हैं, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे नाम दिया गया है योजक चिन्ह का। ये चिन्ह से रिलेटेड हमने आपको कल भी बताया था कि एक दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। योजक चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार का आपने छोटा सा डैश लगा हुआ देखा होगा। इसे हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम योजक चिन्ह के रूप में जानते हैं, जो कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए, उनको एक साथ प्रयुक्त करने के लिए लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रबल में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वे पद होते हैं जो किसी शब्द के, किसी पद के पहले लगा दिए जाते हैं। तो यहां पर आपका क्या दिख रहा है? वल हमारा शब्द है और इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रा, जो कि एक उपसर्ग है। काफी लोगों का कमेंट बॉक्स में कहना था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आइए। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, आप संडे तक का समय दीजिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मैराथन क्लास के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, जो कि अंतिम समय में निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएंगे। निश्चित तौर पर आपको एकदम सिलेक्टेड वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में, यूपी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो घर बैठे आप लोग इन क्वेश्चंस को एंजॉय करिए, एक एक क्वेश्चन को याद करिए। अगला क्वेश्चन है, जहां नायक और नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है, वहाँ कौन सा रस होता है? तो दोस्तों हम लोग यहाँ रस की बात कर रहे हैं, और जहाँ इस प्रकार के प्रेम की बात की जाती है वो आपका श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो आपका एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार है। जब बात बिछड़ने की जाती तो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार हो जाता। क्या होता है? वियोग श्रृंगार। जब मिलन की बात होती है तो वहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार होता है। दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अंदर से ज्यादा पूछे जाने लगे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। घबराहट में जो प्रत्यय लगा हुआ है, संस्कृत में हमने आपको बताया था प्रत्यय थोड़े टफ पड़ते हैं, लेकिन हिंदी में सीधे सीधे वही प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। और प्रत्यय का क्या होता है? तो प्रत्यय वे पद होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगा दिए जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों घबराने से बना हुआ आपका शब्द है घबराहट, और इसमें प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आपका सही आंसर यहाँ पर आहट हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, चतुरानन किसका पर्याय है? ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है। समास के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछ दिएगा पर्याय, यानी कि पर्याय का मतलब होता है उसका समानार्थी शब्द, उसका पर्याय शब्द, उसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? तो चतुरानन पूछा गया। और चतुरानन यानी कि आनंद मतलब होता है सिर, 4 सिर वाले। तो 4 सिर वाले कौन है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जी का। आपका पर्याय शब्द क्या होता है? ब्रह्म या ब्रह्मा जी का, वो क्या कहलाता है? चतुरानंद कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है,
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? दोस्तों लोकोक्ति मुहावरे हिंदी में काफ़ी बार पूछे गए और बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है। तो यानी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि संगति का असर पड़ता है। जिस प्रकार के संगति में आप रहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ना, ये आपका इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। अगला आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गंध में आपको उपसर्ग बताना है। फिर से आपको बता रहे हैं, उपसर्ग वे पद होते हैं जो किसी पद के, किसी शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दुर उपसर्ग हो जाएगा। हलंत लगा होना अति आवश्यक है, आप लोग देख लीजिएगा। गंध में दुर उपसर्ग लगा हुआ। 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए श्रृंगार रस के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन आ गया कि श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक आपको हमने बताया था संयोग श्रृंगार, दूसरा आपको हमने बताया था वियोग श्रृंगार। एंड तक बने रहिएगा, आपको एक पैराग्राफ भी, एक पद्यांश का पैराग्राफ भी आज की क्लास में सॉल्व कराएंगे। जिस प्रकार का पैराग्राफ आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा समास है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार की बात की जा रही है। बहुत ही दुखद, जो किसी दुखद वर्णन, किसी चीज का दुखद वर्णन किया जा रहा है। नीर भरी दुख की बदली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करुण रस हो जाएगा। करुणा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका रस जो सामने निकल कर आएगा क्या हो जाएगा? करुण रस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया? गंगोदक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गंगोदक आपको जैसे हिंदी में बताए थे, जैसे संस्कृत में बताए थे, सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ भी आपको याद रखनी है। इस वजह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि और समास से रिलेटेड 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको नंबर 2 या नंबर 3 जरूर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे संस्कृत और हिंदी को मिला करके। एकदम सिलेक्टेड 100 वन लाइनर क्वेश्चन सीधे सीधे आपके संधि और समास के तैयार कर रहे हैं, जो कि संस्कृत हिंदी दोनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मंडे ट्यूसडे में इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए तो यहाँ पर गंगोदक का संधि विच्छेद, गंगा प्लस उदक, तो ये आपका क्या बन जाएगा? गंगोदक बन जाएगा। इसी प्रकार का सुबह हमने आपको जलोर में बताया था और भी 2-3 बताए थे। ये सभी आपके इसके संधि विच्छेद के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अग्रज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको अर्थ पता होना भी बहुत ही जरूरी है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, बड़े को हम अग्रज कहते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम अनुज हो जाएगा। अनुज का मतलब होता है छोटा। अनुज छोटे को कहते हैं, अग्रज बड़े को कहते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको पता होगा समास कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें एक समास होता है जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें आपका एक पद जो होता है कैसा होता है? अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? वे होते हैं जिन पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा एक जैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? निर दिख रहा है, जो कि क्या है? एक प्रकार का अव्यय होता है। और यहाँ पर जब अव्यय पद प्रयुक्त हो गया तो वहाँ आपका समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो उज्ज्वल में आपको शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जिस रूप में हम इसको लिखते हैं, बहुत बार एक आपका उज्ज्वल हो गया, कवित्री हो गया, आशीर्वाद हो गया, ये बहुत बार पूछेगा निश्चित तौर पर, फिर यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी, तो दोनों जा जो होते हैं वो आधे प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे ऊ हो जाएगा, दोनों जा जो है वो आधे हो जाएंगे, वाह हो जाएगा। ये उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी होती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सफेद झूठ का क्या अर्थ होता है? सफेद झूठ यानी कि बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल साफ साफ गलत बात, असत्य बात, झूठ बोल देना, उसे हम सफेद झूठ कह देते हैं, जिसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बंदर शब्द का तत्सम बताइए, यानी कि ये आपका तद्भव रूप दिया गया। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हम प्रयोग करते हैं वो आपका तत्सम शब्द कहलाता है। और यहाँ पर आपको बंदर का
तत्सम रूप बताना जो कि वानर होता, क्या कहते हैं, वानर कहते हैं संस्कृत में, और उसे ही जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ऐसे पदों को, हम ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। वानर बंदर का तत्सम रूप होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अक्षि का तद्भव शब्द बताना। अक्षि कैसा, ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, अक्षि किसको कहा जाता है, तो अक्षि जो है वो आंख को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आंख हो जाएगा। अक्षि किसको कहते हैं, आंख को कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दीवार किस भाषा का शब्द है। दीवार शब्द जो दिया गया है ये किस भाषा के शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। शब्द भेद अलग अलग आधारों पर आपको याद होने चाहिए, चाहे वो आपका वर्णों के आधार पर हो, चाहे वो उनकी संरचना के आधार पर हो, सभी आपको जरूर याद होने चाहिए। 2-3 अंक आपके यहाँ से पक्के होते हैं। तो दीवार शब्द जो है ये फारसी भाषा के शब्द के रूप में जाना जाता है। फारसी भाषा का शब्द है दीवार। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आते हैं, वनौषधि में कौन सी संधि है। किसमें, वनौषधि, वन और औषधि से मिलकर के क्या बना है, वनौषधि बना है। और हमने आपको बताया था अ की मात्रा आ रही है, और इसी प्रकार का हमने आपको सुबह संस्कृत की क्लास में भी दिया था। वहां आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि। ऊपर आया था उसमें गुण होगा, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। मेन आपके संस्कृत में इन सभी के सूत्र बहुत ही ज्यादा बार आए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहां सीधे सीधे आपसे कोई टफ संधि पूछ दी जाएगी, या टफ नहीं होगी लेकिन ऐसा शब्द दे दिया जाएगा जो आपने पहली बार सुना होगा, तो निश्चित तौर पर वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली बोली कौन सी होती। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में जो मुख्य रूप से बोली बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भोजपुरी कहते हैं। उसका नाम क्या है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोजपुरी बोली जो है ये पूर्वांचल की मुख्य बोलियों में से सबसे प्रमुख मानी जाती है। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, इसके अलावा अवधी हो गई आपकी, और भी कई बोलियां हैं जो उस क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शब्दांश के दो प्रकार कौन से होते हैं। शब्दांश के दो प्रकार पूछे गए, यानी कि शब्द के अंश जो होते हैं उनके दो प्रकार आपके उपसर्ग हो गए और प्रत्यय हो गए। ये दो प्रकार होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द में जब प्रारंभ में कोई हम अंश जोड़ देते हैं, शब्दांश जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, और किसी शब्द के अंत में जब हम जोड़ देते हैं वो प्रत्यय पद कहलाते हैं। याद रखिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संरचना की दृष्टि से आपके वाक्य जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाक्य के जैसे हमने आपको भी शब्द के प्रकार बताए, वो उसी प्रकार के आपके वाक्य के प्रकार भी आप लोगों को आने चाहिए। ये पूरा आपको कम से कम समय में अगर पढ़ना है तो ये आपके लिए रिवीजन की अलग से क्लास ग्रामर की भी लेकर आने वाले हैं, उनको जरूर देखिएगा। समय कम है इस वजह से सभी चीजें कवर करना चाहते हैं, और अंत में उनका सबका रिवीजन भी क्वेश्चन के आधार पर अलग, थ्योरी वाइज अलग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित तौर पर क्लासेस भी इसी प्रकार की आपको मिलेंगी। सुबह हमने आपको संस्कृत की क्लास दी थी, आज हिंदी की दे रहे हैं, कल सुबह आपको ईवीएस की इसी प्रकार की क्लास देखने को मिलेगी। आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, 9 2 11 होना का क्या अर्थ है। 9 2 11 होना बहुत ही इजी मुहावरा, यानी कि भाग जाना। क्या कहलाता, 9 2 11 होना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गए। सबसे इजी, सबसे छोटी क्लास में आपको यही उदाहरण बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारुत मारुत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मारुत किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, पवन को कहते हैं। ये सभी आपके पवन, हवा, ये इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये आपका सही आंसर पवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये आपकी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के प्रकार हैं। आपके मुख्य रूप से अकर्मक, सकर्मक आते हैं। इसके अलावा द्विकर्मक भी इसी का एक अलग प्रकार होता है, यानी कि 3 प्रकार के आपके क्रिया के भेद सामने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, मथुरा व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं मथुरा क्षेत्र की, तो उसके आसपास एक क्षेत्र पड़ता है ब्रज, वही बोली वहां पर बोली जाती है। क्या कहते हैं, ब्रज बोली के रूप में इसको हम जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से आपके मथुरा, वृंदावन, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन बोली है। ब्रज बोली के रूप में इसको जानते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, तनया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों तनया किसको कहा जाता
जाता तो तनया बेटी को कहा जाता, बालिका को क्या रूप में जानते हैं, तनया नाम दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है विकलन का विलोम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका पिछली वर्ष यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। विकलन का विलोम तो ये आकलन होता, क्या होता, आकलन होता है। इसी प्रकार के ऑप्शंस बिल्कुल सेम होते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था एग्जाम के जस्ट पहले, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया था। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं, तो क्या दिया गया, कपट का क्या होता है, निष्कपट होता है। आह्वान का क्या होता है, विसर्जन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लगभग सभी लोग इस चीज़ को याद कर चुके हैं, लेकिन जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हर्ष का क्या होता है, या तो आपको शोक लिखा हुआ मिलेगा या विषाद लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका हर्ष पद का विलोम यानी कि अपोजिट दिए गए चारों, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अपोजिट सिनोनिम की भी एक आपको अलग से वीडियो दे देंगे, इन सभी की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह संस्कृत की वीडियो का पीडीएफ आपको आज रात को सेंड कर दी जाएगी, और आज की क्लास की पीडीएफ आपको कल सुबह दे दी जाएगी, वहां से इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग के पर्यायवाची क्या होंगे, वैकुंठ हो गए, देवलोक हो गए, गोलोक हो गए। गोलोक किसको कहते हैं, स्वर्ग को ही कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला कुबेर, कुबेर को क्या कहते हैं, धनेश्वर कहते हैं, धनत कहते हैं, धनाधिप कहते हैं, ये किसको कहते हैं, कुबेर के पर्यायवाची पद हैं। अगला आपका वर्ण, अक्षर, जाति, रंग, ये आपके वर्ण पद के पर्यायवाची रूप दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे छोटे छोटे टाइप में आप लोग आसानी से कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको जरूर याद हो गई होंगी। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ है, तो तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका अर्थ होता है दोस्तों अपना सबसे अलग रहना, बिल्कुल पूरे कह सकते हैं समाज से अलग रहकर, अलग हटकर रहना। तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सटीक अर्थ माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य अलग क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था टॉप 50 क्वेश्चन कम से कम समय में, जैसे हमने आपको संस्कृत के दिए थे वैसे ही हिंदी के भी दे रहे हैं, और ये आपके उसी फॉर्मेट के आधार पर दिए गए जो कि यूपी टेट में बार बार रिपीट होते हैं। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप एक बार पेपर उठाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता लगेगा यही चीजें आपसे हर बार पूछी गई हैं, तो जरूर समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। यहाँ पर हमने आपको बताया था एक आपको अभी एक पद दे देंगे, यानी कि एक पैराग्राफ दे देंगे, काव्यांश दिया गया, इसे पढ़कर आपको उत्तर देने। इस प्रकार से आपके 4 से 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने इजी कैसे पूछे जाते हैं। यानी कि हिंदी में अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान दे लेते हैं तो आप लोग मैथ के जो अंक कवर होंगे या किसी सब्जेक्ट के अंक अगर डाउन होंगे वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 25 आसानी से आप लोग यहाँ पर गेन कर सकते हैं। क्या दिया गया, काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जपने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा। बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया गया है। इससे क्वेश्चन आपके सामने देखिए कैसे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, व्योम प्रवाही में कौन सा समास है। व्योम प्रवाही में समास की बात की जाएगी तो व्योम प्रवाही, व्योम किसको, आकाश को कहते हैं, प्रवाही यानी कि बहने वाला। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा, आकाश की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या कर देंगे हम लोग, सॉरी कह सकते हैं व्योम प्रवाही क्या है, आकाश जो बह रहा है उस रूप में उसको दर्शाया गया, यानी कि कर्म की बात की गई, सॉरी। तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष के अंतर्गत प्रकार अलग अलग होते हैं, तत्पुरुष में सबसे ज़्यादा भेद आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला आपका उपर्युक्त पद्यांश में कुबेर का क्या अर्थ है। अभी हमने आपको बताया था कुबेर के किसको कहते हैं, धनधिप, धनपति, इस रूप में आप कुबेर के अलग अलग पर्यायवाची शब्द जानते हैं। कुबेर को धनपति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश में
कभी किसका वर्णन कर रहा है। तो उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया जा रहा है, ऊपर बादलों का वर्णन किया गया कि किस प्रकार के मेघ हैं, किस प्रकार से बरसते हैं, किस प्रकार से गरजते हैं, कैसे इधर उधर हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये आपका व्योम प्रवाही किसको कहा गया है, बादलों की ही बात की गई है। ये आपका पूरा जो पद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक कह सकते हैं हम लोग बादलों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कल्पित में कौन सा प्रत्यय। अगर आप लोग क्वेश्चंस उठाएंगे कहीं पर भी तो निश्चित तौर पर इसी 4 फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपसे अर्थ पूछ दिया जाता है, एक आपका शीर्षक आ जाता है, एक आपसे प्रत्यय पूछ देंगे और एक दो और क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाते हैं। तो यहां पर कल्पित में प्रत्यय की बात होगी तो इत प्रत्यय दिया गया, कल्प में इत प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपका कल्पित पद बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष का विलोम क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, शीर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया, अधिकांश का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों अधिक प्लस अंश इससे मिलकर क्या बन जाता है, हमारा अधिकांश बन जाता है शब्द अधिक प्लस अंश। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन दिया गया, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। यानी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ने का मतलब होता है कि अगर आप गलत तरीके से बेईमानी से कोई कार्य करते हैं तो वहां सिर्फ आप एक बार विजय हासिल कर सकते हैं, एक बार वहां पर आप की चल सकती, लेकिन दोबारा जब आप वही कार्य करेंगे तो सभी लोग संभल जाएंगे। यानी कि बेईमानी एक बार ही चलती है। अगला क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये भी आपकी लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण क्या, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसको सबूत की आवश्यकता नहीं, ये इसका सटीक अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्यांश पूछे गए हैं, 1-2 अंक आपके जरूर यहाँ से कवर होंगे। क्या दिया गया है, जिसकी गहराई का पता ना हो उसे क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई हमको ना पता हो उसे अथाह कहा जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। मन में होने वाला ज्ञान अंतर ज्ञान कहलाता है। जो मन में होने वाला ज्ञान होता है उसे हम वाक्यांश के रूप में अंतर ज्ञान कहते हैं। अगला, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। बहुत अच्छा है, ये इस बार पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, याद कर लीजिएगा। अकिंचन क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो। अगला, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अखंड कहते हैं। जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, जिसे हम खंडित ना कर सकें उसे हम अखंड कहते हैं। तो ये आपके वाक्यांश कुछ दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो सभी चीज़ें आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगला आपके सामने, जलोर लघुर्मी में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। जलोर्मी हमने आपको सुबह बताया था, वो ओ की मात्रा थी। यहाँ क्या लघुर्मी है, लघु प्लस उर्मी, तो यहाँ पर पद आपका बन जाएगा लघुर्मी। और संधि की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोर्मी में ओ की मात्रा लगती है, लघुर्मी में ऊ की मात्रा लगती है। इन दोनों चीज़ों को अलग रूप में आपको याद रखना है, कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों पुनर्जन्म में संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस जन्म, ये आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर आपका आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, भव प्लस उक में का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये आपके संधि विच्छेद दिएगा, इससे जो पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो पद हो जाएगा आपका भावुक। भव प्लस उक से पद बनता है आपका भावुक, याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, अयादि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं, यूपी टेट में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो दोस्तों विसर्ग संधि में क्या होता है, या तो विसर्ग के साथ स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। यानी कि एक साइड आपको विसर्ग या पहले पद में ही आपको विसर्ग मिलेंगे, इसके बाद आपका या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज मिलेगी तो वो आपका विसर्ग संधि कहलाती है। एक पद में आपको विसर्ग जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल बिना रुके हुए। कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चंस की क्लास आपको लेकर आ रहे हैं। फिर कुछ आपके सामने पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि सेम मीनिंग वाले आपके सिनोनिम, जिनको हम कहते हैं। पाहुन किसको कहा जाता है, अतिथि को पाहुन कहते हैं। रसाल आम को कहा जाता है। इसके बाद घोटक आ जाता है, तो घोटक किसको कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। अश्व को कहा जाता है, अश्व का पर्यायवाची घोटक कहलाता है। दंभ कहते हैं अहंकार को, जो आपका अहंकार
होता है उसे हम दंभ कहते हैं। मनोरथ इच्छा को कहा जाता है। मनोरथ किसको कहते हैं? मनोरथ, यानी कि हमारी जो इच्छा है पूर्ति हो रही है उसको कहते हैं। सुरपति इंद्र को कहा जाता है। सुरभि बहुत अच्छा, यहीं पर आपको आंसर दिए दे रहे हैं। गाय को सुरभि कहते हैं। किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं सुरभि। सुरपति इंद्र के पर्यायवाची पद के रूप में जाना जाता है। इतने आपको पर्यायवाची और याद हो गए। जो स्टार्टिंग में बताए थे वो भी याद रखिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलोम शब्द आपके सामने है। उद्दंड का विलोम होता है विनम्र, आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। ये बहुत महत्वपूर्ण, आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। इसके बाद आपका आदर्श का यथार्थ हो जाएगा, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। विलोम अपोजिट वर्ड की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। ये आपके कुछ विलोम शब्द आपके सामने दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है। ह्रास का वृद्धि हो जाएगा। और ये आपको बताना है जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संकीर्ण का विस्तीर्ण याद कर लीजिएगा। संकीर्ण मतलब जो छोटा सिकुड़ा हुआ हो, और विस्तीर्ण यानी कि जो फैला हुआ हो। ह्रास का वृद्धि हो जाएगा। ह्रास माने घटना, वृद्धि माने बढ़ना। जड़ का आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने कुछ तत्सम तद्भव शब्द भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसमें आपका एक आ जाता है अगम्य। इधर वाले आपके तत्सम शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं। इधर वाले पद आपके सामने इसके तद्भव दिए गए हैं। ये भी एक नंबर आपको जरूर एग्जाम में, यूपी टेट में भी और उसके अलावा संस्कृत में भी और हिंदी में भी जरूर दे करके जाएगा। तो देखिएगा क्या दिया गया? आगम्य। आगम्य का क्या होता है? आगम कहते हैं हम लोग तद्भव रूप में। अन्न को क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं। अन्न तत्सम है, अनाज तत्सम तद्भव है। अक्षोट किसको कहते हैं? महत्वपूर्ण है। अखरोट को अक्षोट कहा जाता है। अट्टालिका अटारी को कहते हैं। अटाली आपका तद्भव है, अट्टालिका आपका तत्सम शब्द है। इसके अलावा अग्रणी, अगुआ। अगुआ क्या होता है? आपका तद्भव है। अग्रणी आपका तत्सम शब्द दिया गया। इसके बाद अलावा अंगरक्षक, अंगरखा को कहा जाता है। अंगरक्षक किसको कहते हैं? अंगरखा को कहते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहे और लगातार आपकी यूपी टेट की सबसे कम समय में सबसे सटीक तैयारी करा रहे हैं। ऐसे ही सुपर टेट के भी लगातार क्लासेस मिलेंगी। कुछ पुरानी स्पेशल क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।